सो 5 ईयर प्लान्स जैसे ही इंप्लीमेंट कर दिए गए थे, उसके बाद में हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर किस किस तरीके के चेंजेस देखने को मिले थे, ये अपन देखने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। सो कुल मिलाकर के बच्चों, आज का जो अपना टॉपिक है, इट इज सक्सेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या क्या सक्सेस हमारी इकोनॉमी को देखने को मिले थे, इन सभी चीजों के ऊपर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। देखो अब बच्चों, अब किसी भी इकोनॉमी के अंदर अपन अगर बात कर रहे हैं सक्सेस की, तो उस इकोनॉमी की सक्सेस क्या हो सकती है? अगर उस इकोनॉमी की इनकम, नेशनल इनकम अगर ग्रो कर रही है तो हम उसको सक्सेस का पार्ट मान लेते हैं। अगर उस इकोनॉमी की पर कैपिटा इनकम अगर ग्रो कर रही है तो हम उसको सक्सेस का पार्ट मान लेते हैं। तीनों ही सेक्टर्स यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इन तीनों ही सेक्टर से जुड़ी जो एक्टिविटीज हैं, अगर वो ग्रो कर रही है, वहां से जो कॉम्पोजिशन है जीडीपी का, अगर वो बढ़ गया है, तो हम ये मान लेते हैं कि हाँ, इकोनॉमी सक्सेस के पाथ पे है, यानी कि ग्रोथ कर रही है। करेक्ट। अगर जो यहाँ पे पॉवर्टी अगर वो कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, ये सारी चीजें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ जाता है, सोशल, इकोनॉमिक, तो ये सारी चीजें जब होती हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई इकोनॉमी जो है वो पहले से जो भी कंडीशन में थी उससे अभी वो बेटर कंडीशन में है, ये अपन मान के चलते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ अपन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके थ्रू अपन को ये पता लगेगा कि भाई इकोनॉमी जो थी उसको प्लानिंग का सक्सेस क्या क्या मिला, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स थे जिसको देखते हुए हम ये चीज कह सकते हैं कि भाई इकोनॉमी जो थी उसको प्लानिंग से ये सक्सेस हासिल हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहली जो चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं, इट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। देखो हमारी पूरी इकोनॉमी जो थी उसकी जो नेशनल इनकम थी कंपेरेटिवली अब वो इंक्रीज होने लगी थी, क्योंकि पहले अगर देखा जाए, मतलब इस प्लानिंग से पहले अगर देखा जाए तो नेशनल इनकम के अंदर 2.1 और समथिंग का कुछ इंक्रीज देखने को मिला था। लेकिन जैसे ये प्लानिंग लगी, जो 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जब इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, तो 4.6% की जो ग्रोथ थी नेशनल इनकम में वो देखने को मिली। फिर जैसे जैसे प्लान्स आते रहे, 5 ईयर प्लान्स और बढ़ते रहे, ऐसे करके कभी 5% की ग्रोथ देखने को मिली, कभी बढ़ते बढ़ते 11th प्लान तक 7.6% तक की भी जो ग्रोथ रेट है वो देखने को मिली है हमारी नेशनल इनकम के अंदर। तो ये देख के हम कह सकते हैं कि भाई हमारी जो नेशनल इनकम है वो बढ़ गई। पहले तो क्या था कि भाई नेशनल इनकम जो थी हमारी वो बिल्कुल स्टेगनेंट थी। स्टेगनेंट क्या होती है? स्टेगनेंट यानी कि लेस ग्रोथ और नो ग्रोथ, एक ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आपको या तो बहुत ही कम ग्रोथ देखने को मिलेगी या फिर बिल्कुल भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो दैट इज व्हाट यू कॉल स्टेगनेंट इकोनॉमी। तो एक स्टेगनेंट इकोनॉमी से ऐसी इकोनॉमी के अंदर चेंज होना, यही अपने आप में बहुत बड़ा सक्सेस है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यही है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अब यहाँ पे अगर आप देख पाओगे तो देखो फर्स्ट प्लान के अंदर जैसा मैंने आपको बताया 4.6 की ग्रोथ हुई, सेकंड प्लान के अंदर 4.1, थर्ड प्लान के अंदर 3.3, फोर्थ प्लान के अंदर थोड़ी सी कम हो गई, फिर बढ़ते 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 10th प्लान के अंदर, 11th प्लान के अंदर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही प्लानिंग मतलब प्लान्स आते रहे वैसे वैसे बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुई थी, नो डाउट, लेकिन फिर धीरे धीरे अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारी नेशनल इनकम है वो ग्रो ही करी है। ठीक है, तो देखो अब आपके एग्जाम में जब इस तरीके से अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा, है ना, सक्सेस पूछा जाएगी प्लानिंग की, तो उसके अंदर आप सिंपली ये चीज कर सकते हो कि ऐसा सा कुछ ग्राफ बना लो। अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे सारे के सारे प्लान शो करो, अगर आप सारे प्लान शो कर सकते हो ऐसे इस ग्राफ के थ्रू, तब तो फिर एकदम बेस्ट है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप ये कर सकते हो कि फर्स्ट प्लान का बता दो, फिफ्थ का दिखा बता दो, फिर 10th का बता दो, 11th का बता दो, फिर लास्ट में 12th का बता दो। तो उससे क्या होगा कि एक आपको एक फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल जाएगी कि पहले कम था, पहले ज्यादा था, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर वापस कम हुआ, फिर तो ऐसे फ्लक्चुएशंस भी आप दिखा पाओगे। और साथ ही में ये इस टॉपिक को जो आप पूरा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो भी आप एक इसके ग्राफ के थ्रू अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो एक तो तरीका आपका ये हो जाएगा। दूसरा तरीका वही सिंपली आप इसको इस तरीके से ना बना करके आप उनको पॉइंट्स में नोट डाउन कर लो, राइट। तो इस तरीके से आप इंक्रीज इन नेशनल इनकम को शो कर सकते हो। तो पहली तो जो सक्सेस थी वो यही थी, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। दूसरी जो सक्सेस है, इट इज इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। देखो पर कैपिटा इनकम क्या है? पर इंडिविजुअल इनकम, है ना, कि भाई हर इंडिविजुअल की जो इनकम है वो भी यहाँ पे क्या हुई थी? इंक्रीज हुई थी। अब क्या था कि भाई क्योंकि परचेजिंग पावर बढ़ गई है तो दिखती सी बात है डिमांड बढ़ जाएगी इकोनॉमी के अंदर, और जैसे ही डिमांड बढ़ जाएगी इकोनॉमी के अंदर, जो यहाँ पे ग्रोथ है ना, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ था ग्रोथ है, तो वो एक एक करके सारी चीजें कनेक्टेड है। तो कुल मिलाकर के द थिंग इज कि नेशनल इनकम बढ़ी है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है। अब पर कैपिटा इनकम आप समझ जाओ, पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि पर व्यक्ति यानी कि पर पर्सन इनकम, पर व्यक्ति आय।
ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू कॉल पर कैपिटा इनकम. सो ओवर टाइम पर कैपिटा इनकम हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज. तो समय के साथ में जो पर कैपिटा इनकम जो फर्स्ट प्लान के अंदर थी 2.7%, वो 12th प्लान तक आते आते कितनी हो गई थी 5.5%. तो यहाँ पे पर व्यक्ति जो आय है वो भी काफी अच्छी इंक्रीज हुई थी. सेकेंड पॉइंट आपका ये है. Now, increase in per capita income is a significant achievement as it implies greater availability of goods and services per head of population of a country. पर कैपिटा इनकम का इंक्रीज होने का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया कि लोगों के जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, वो डिमांड ज्यादा करने लगेगी. तो डिमांड किसकी करेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज की करेंगे. तो अब जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की वो भी क्या होगी? वो अच्छी होगी, मतलब इंक्रीज होगी. तो ये भी एक ऐसा एस्पेक्ट की तरह आप इसको देख सकते हो कि जब जहां पे लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है जब वो इनहांस हो रही है, जब वो बेहतर हो रही है, तो ये भी एक सक्सेस का ही आप पैरामीटर इसको देख सकते हो. ठीक है, बट दिस does not show any promise of a rise in quality of life of each and every individual in the economy. अब देखो यहाँ पे ये भी चीज है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कतई ये नहीं है कि सबकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इनहेंस हो जाएगी या फिर बेटर हो जाएगी. नहीं, देखो ये जो इम्पैक्ट है वो सारी पॉपुलेशन पे नहीं देखने को मिला था. ठीक है, बहुत सी ऐसी पॉपुलेशन भी रही है, तभी तो पॉवर्टी लाइन हम डिस्कस करते, तभी तो हमारी बहुत सी ऐसे मतलब टोटल पॉपुलेशन में जाने कितने ऐसे लोग हैं जो स्टिल अभी पॉवर्टी लाइन के बिलो ही पाए जाते हैं. तो जहां पे अच्छा साइड है वहां पे बुरा साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है. अब एक जो सिक्का होता है ना उसके अंदर दोनों पहलू होते हैं, है ना, हेड्स एंड टेल्स. तो वही चीज है कि यहाँ पे आप अगर ये अज्यूम करके चलोगे पूरी पॉपुलेशन के ऊपर इसका जो गुड इम्पैक्ट देखने को मिला था प्लानिंग का, तो ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन पे तो गुड इम्पैक्ट देखने को मिला था, लेकिन सबकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बेटर नहीं हुई थी. ठीक है, तो ये बिल्कुल भी कतई प्रॉमिस नहीं किया जाता कि हर इंडिविजुअल जो था कंट्री की उसकी क्वालिटी मतलब उसकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो इनहांस हुई थी. This does not account for the distribution of income. अब ये इसलिए क्योंकि हम ये भी नहीं भूल सकते ना कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है हमारी इकोनॉमी के अंदर वो कितना अनइक्वल है ना. तो हमारी इकोनॉमी में तो शुरू से यही चीज देखी जा रही थी कि जो अमीर आदमी है वो और अमीर होता जा रहा है और जो गरीब आदमी वो और गरीब होता जा रहा है. ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत ही अनइक्वल है. अब क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अनइक्वल है तो बहुत से लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ काफी अच्छे से इनहांस हुई है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी भी बहुत ज्यादा खराब है. ठीक है, तो ये चीज भी आपको इस पॉइंट के साथ में ये पॉइंट ऐड ऑन करना होगा. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे हमारे सामने क्या है बच्चों, जो हमारे सक्सेस है उसका थर्ड पैरामीटर, इट सेज इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. सो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो था उस टाइम पे वो काफी लोगों का बढ़ने लग गया. तब आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि जब पर कैपिटा इनकम बहुत से लोगों की जब बढ़ गई थी तो दिखती सी बात है कि वो जब किसी की भी इनकम बढ़ती है तो वो कंजम्पशन एक पॉइंट तक ही उनका बढ़ता है, फिर बाद में वो क्या करने लगते हैं, वो सेव करने लगते हैं. और सेव किया हुआ पैसा फिर किस में कन्वर्ट किया जाता है, वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाता है. ठीक है, तो नेशनल इनकम बढ़ रही थी, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही थी, तो उस टाइम पे क्या था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट जो था वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा था. सो ड्यूरिंग द 5-year plans देयर हैज बीन कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो हम कैसे बोल सकते हैं ये. सो 1950-51 के अंदर जो रेट ऑफ सेविंग थी वो कितनी थी, 9.5% ऑफ नेशनल इनकम. इट इंक्रीज्ड टू 31%, 31.3% बाय द एंड ऑफ द 11th प्लान. ठीक है, 11th प्लान जो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1950-51 के अंदर क्या था 9.5, लेकिन ये 11th प्लान तक आते आते ये कितना हो गया था, इट रोज अप बाय 31.3% and was estimated to be 30.5% in 2017 and 18. Likewise, the rate of investment यानी कि gross capital formation, investment को अपन और किस नाम से जानते हैं, gross capital formation के नाम से भी जानते हैं. तो यहाँ पे investment भी बढ़ा था. ठीक है, from 9.3% of GDP in 1950-51 to 32.3% in 2017-18. तो यहाँ पे जो investment rate थी वो भी काफी ज्यादा increase हुई थी. Okay? We all know that saving and investment are the principal drivers of economic growth. और हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि अगर हमारी इकोनॉमी को हमें ग्रोथ की तरफ लेके जाना है तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही बढ़ने चाहिए. ठीक है, तो 9.3 1950-51 और 2017-18 के अंदर 32.3% जो है यहाँ पे रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ था. ओके, नाउ नेक्स्ट पैरामीटर इज इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर. अब मैंने आपको बताया था शुरू में इस वीडियो के
कि जो सेक्टर वाइज भी अगर देखा जाए तो सेक्टर वाइज भी काफी ज्यादा जो ग्रोथ है वो देखने को मिली थी। अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के अंदर इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल दोनों तरीके के चेंजेस यहाँ पे देखने को मिले थे। सो 5-year plans have contributed to the development of agriculture in two ways. तो एग्रीकल्चर की अगर अपन बात करें तो दो तरीके का यहाँ पे जो चेंजेस है वो देखने को मिले थे। पहला था थ्रू लैंड रिफॉर्म्स और दूसरा था थ्रू इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। देखो लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत क्यों थी? देखो लैंड आपको पता है जमीन, रिफॉर्म्स यानी कि चेंज। अब जो जमीन का अधिकार होता था उनके अंदर चेंजेस की जरूरत इसलिए थी क्योंकि उस टाइम पे बहुत से ऐसे लोग थे जो बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट किए जाते थे बाय जमींदार्स। ठीक है, जमींदार्स वाला भी अपन ने समझा है। उसके बाद में जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके बारे में अपन ने समझा है कि वो किस तरीके से खुद की जमीन पे दूसरे जो छोटे किसान होते थे उनसे काम करवा करके और बदले में उनको बहुत कम पैसा देते थे। तो ये सारे जो चेंजेस थे है ना यहाँ पे, मतलब इक्वल जस्टिस के लिए ये बहुत जरूरी था कि भाई लैंड जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर चेंजेस हम किसी भी तरीके से लेके आए। तो लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे और टेक्निकल चेंजेस भी देखने को मिले थे। अब लैंड रिफॉर्म्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या था कि अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स बिटवीन द स्टेट एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। स्टेट कौन हो गया? हमारी गवर्नमेंट। टिलर्स ऑफ द सॉइल कौन हो गए? जो छोटे किसान है। इन दोनों के बीच में हमेशा कौन देखा जाता था? या तो लैंडलॉर्ड देखा जाता था या फिर जमींदार वगैरह देखे जाते थे, जो कि क्या करते थे कि इनको कम देते थे, सरकार को भी कम देते थे और बीच में सारा पैसा खुद खाते थे। तो ये जो इंटरमीडिएटरीज थे इनको पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया था, पूरी तरीके से वहां से हटा दिया गया था। फिर मॉडरेशन एंड रेगुलाइजेशन ऑफ रेंट्स। फिर क्या कर दिया था कि रेंट्स को भी थोड़ा सा मॉडरेट कर दिया था, मॉडर्नाइज कर दिया था और एक रेगुलर वो कर दिया था कि भाई ठीक है, जो स्पेसिफिक पहले क्या था कि गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेंट ही मतलब लेती थी, लेकिन फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने उनके अंदर भी काफी सारे चेंजेस देखने को मतलब लेके आई थी। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब यहाँ पे ये भी बिल्कुल तय कर दिया गया था कि भाई जिसके पास भी ऐसे फ्रेगमेंटेड लैंड से बहुत सारी जमीनें छोटी छोटी अलग अलग जगह पे, तो वो सारी जमीनें जो है वो सरकार खुद अपने हाथ में ले लेगी और साथ में क्या करेगी कि जितना भी इक्वल लैंड है वो जो भी ओनर है उसको दे देगी। और साथ ही में ये सीलिंग भी लगा दी थी कि भाई हर फार्मर के पास में या हर लैंडलॉर्ड के पास में इस पर्टिकुलर एरिया से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती है। अगर किसी के पास में होगी तो वो गवर्नमेंट खुद अपने अंडर में ले लेगी और जिनके पास में जमीन नहीं है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ये सारे चेंजेस देखने को मिले थे। ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे होल्डिंग साइज पे भी क्या कर दिया था कि उस पे भी एक स्टॉपेज लगा दिया था कि हर फार्मर जो है वो सिर्फ इतना ही जो लैंड साइज है वो होल्ड कर सकता है। ओके, now because of these changes there has been a significant improvement in the environment of the farming। अब इन चेंजेस की वजह से जो पूरा का पूरा फार्मिंग एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत अच्छे खासे चेंजेस देखने को मिले थे। अब टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करें तो टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आपको ध्यान हो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में जब अपन बात करते हैं तो वो क्या है? हरित क्रांति बेसिकली क्या है? सो हरित क्रांति बेसिकली ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस लेके आए थे, जब HYV सीड्स का यूज करने लगे थे, जब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स इन सभी चीजों का जब यूज करने लगे थे, तो एकदम से क्या हुआ था कि हमारे कंट्री के बहुत से स्टेट्स में जो प्रोडक्शन है ना, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन वो एक्सट्रीम बढ़ गया था। एक ऐसा फेज था जहां पे हम क्या कर रहे थे कि दूसरे देशों से हम इंपोर्ट कर रहे थे है ना फूड ग्रेन्स वगैरह। लेकिन फिर हम एक ऐसा भी फेज आया ये हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जब हम इतने सेल्फ सफिशिएंट थे कि हम दूसरे देशों को अब देने लगे थे है ना। तो ये बेसिकली ये इस वजह से था क्योंकि हमने टेक्निकल चेंजेस को एक्सेप्ट किया था, HYV सीड्स को अपन एक्सेप्ट किया था है ना, मेन्योर्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, इन सभी चीजों को जब अपन ने एक्सेप्ट किया था। तो ये सारे किसके अंदर काउंट होते हैं बच्चों? टेक्नोलॉजी के अंदर, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी के अंदर। सो पर्टिकुलरली HYV सीड लेड टू रेवोल्यूशनरी राइज इन एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड productivity. Self-sufficiency in food grains was the hallmark of this change। अब यहाँ पे इस चेंज के अंदर सबसे ज्यादा जिस चीज पे एम्फेसाइज किया गया था वो क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। ठीक है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब देखो इंडस्ट्रीज की अगर अपन बात करें, एग्रीकल्चर अपन समझ चुके हैं, इंडस्ट्रीज की अगर अपन बात करें तो इंडस्ट्रीज भी जो थी वो एक पॉइंट तक सीमित नहीं थी, उसके अंदर भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला था और ग्रोथ भी देखने को मिली थी। So 5-year plans gave a big push to the basic capital good industries like iron and steel, machinery, chemical, fertilizers, etc. तो इन 5-year plans ने इन सभी इंडस्ट्रीज को भी काफी अच्छा खासा पुश दिया था। During the planning period, growth rate of industrial production has been around 7% per annum। अब इन प्लानिंग पीरियड के अंदर जो ग्रोथ रेट था इंडस्ट्रियल सेक्टर का वो कितना था? अराउंड 7% पर annum।
11th प्लान के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रेट वाज 7.2%। 11th प्लान तक आते आते ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो भी था ये, है ना, इसकी जो ग्रोथ थी वो कितना था, 7.2%। सो ये कितना, इट इंक्रीज टू 6.9% इन 2018-19 और फिर ये इतना इंक्रीज हो गया था 2018-19 के अंदर। Consumer goods industries have substantially grown to achieve the level of self-sufficiency। अब जो कंज्यूमर गुड्स हैं, सो कंज्यूमर गुड्स के अंदर भी बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो चुकी थी, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स के लिए हम पहले क्या कर रहे थे कि दूसरे देशों से हम इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब एक ऐसा फेज आ चुका था कि कंज्यूमर गुड को हम खुद ही यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। सो इंडियन इकोनॉमी इज नाउ रैंक्ड एज द 10th लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे तो हम और भी ज्यादा ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अगर इस टाइम की बात करें तो हम इस टाइम के अंदर कहाँ थे, हमारी जो इकोनॉमी थी वो 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी थी वर्ल्ड के अंदर। ओके, सो आपने देखा कि किस तरीके से हम, एक फेज ऐसा भी था जहां पे हमारी इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, बढ़ते 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 एक ऐसा फेज आया जहां पे हम पूरी दुनिया की मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज के अंदर इंक्लूड हुए, है ना, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के अंदर हम इंक्लूड हुए। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर की, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड पावर जनरेशन कैपेसिटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अपन बात कर रहे हैं, यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की अपन बात नहीं कर रहे। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, जहाँ पे अपन कम्युनिकेशन की बात करते हैं, अपन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, इरिगेशन के बारे में बात करते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूड होती हैं बच्चों, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होती है। ड्यूरिंग प्लानिंग इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। अब प्लानिंग के दौरान इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली थी। Here are few examples. Indian Railway has become one of the world's largest railway network. दुनिया का one of the world's largest network बना था हमारी इंडिया का रेलवे, ठीक है। फिर installed power generation capacity which was 2,300 megawatt in 1950-51 increased to 3,56,818 megawatt as on 31st March 2019. So देखो 1950-51 के अंदर कितना था, 23,000 मेगावाट। फिर 2019 के अंदर कितना हो गया ये, 3,56,818 मेगावाट। तो पावर जनरेशन जो कैपेसिटी है ये भी आप देख सकते हो कि कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। A revolutionary growth of IT sector has earned India the distinction of a global player in the international market। ठीक है, IT सेक्टर भी जो है हमारी इकोनॉमी का वो भी काफी अच्छा से और काफी ज्यादा ग्रो किया है। ओके, अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जनरली अपन दो को ज्यादा एम्फेसाइज करके पढ़ते हैं, एक होता है हेल्थ और एक होता है एजुकेशन फैसिलिटीज। सो दीज आर द की पैरामीटर्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। दीज हैव रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज ओवर टाइम। अब इनके अंदर भी बहुत अच्छा खासा राइज देखने को मिला था। इट इज ओइंग टू एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज दैट, अब हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ने की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिला, जो डेथ रेट है वो कितनी नीचे आ गई। सो डेथ रेट has came down to 6.3,000 in 2017 from 27 per thousand in 1951। मतलब पहले कितनी थी, पहले थी यहाँ पे 27%, ठीक है, अब वो कितनी हो गई थी 6.3, मतलब इतनी कम हो चुकी थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की अगर अपन बात करें तो इट हैज राइजन फ्रॉम 32 years from 1951 to 69.4 years in 2018। तो पहले एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है कि एवरेज अगर एज देखी जाए कि भाई हर व्यक्ति कितनी उम्र तक जीता है, एवरेज एज अगर देखी जाए तो 1950 के अंदर वो कितनी थी, 32 years। अब वो बढ़ के, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बेहतर हो चुकी हैं, तो अब वो बढ़ के कितनी हो चुकी है, 69.4 years। ओके, एम्प्लॉयमेंट की अगर अपन बात करें तो सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड ड्यूरिंग द प्लान्स टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा थी हमारी इकोनॉमी के अंदर, तो इन प्लानिंग्स के अंदर एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी बहुत सी चीजों के ऊपर फोकस किया गया था कि भाई एम्प्लॉयमेंट हमें ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना है ना। तो सीरियस एफर्ट्स यहाँ पे डाले गए थे इन प्लान्स के दौरान एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए। इन डिफरेंट 5-year प्लान्स गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेवरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। अब अलग अलग 5-year प्लान्स के अंदर बहुत सी स्कीम्स लॉन्च की गई है गवर्नमेंट ने। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट, अब यहाँ पे जरूरी क्या है नोट करना, during the 11th plan unemployment rate came down from 8.3% to 2004-5 to
5.6%. सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी हो गई थी? 8.3 से कितनी नीचे आ गई? 5.6% इन 2011-12. It is increased to 6.9% in 2018-19. अब ये थोड़ा सा बाद में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी भी थी. In the 12th 5-year plan, government has fixed the target of creating 50 million employment opportunities. तो यहाँ पे 12th 5-year plan के अंदर गवर्नमेंट ने कितनी, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है. सो 12th 5-year प्लान के अंदर गवर्नमेंट ने क्या टारगेट फिक्स किया था कि उन्हें कितनी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है? 50 मिलियन. ऑलराइट. सो नेक्स्ट पैरामीटर इज इंटरनेशनल ट्रेड. अब यहाँ पे अगर ट्रेड की बारे में बात करें तो ट्रेड के अंदर भी काफी सक्सेस देखने को मिली थी. So during plans, the volume and value of India's foreign trade have increased substantially. तो यहाँ पे जो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स होते थे, इंडिया के जो गुड्स होते थे, उनकी जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई थी. So in 1948-49, the value of foreign trade was rupees 792 crores. तो 1948-49 के अंदर, इस ईयर के अंदर फॉरेन ट्रेड की वैल्यू कितनी थी? रुपीज 792 crores. अब ये 2018-19 के अंदर इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इतनी, रुपीज 59 lakh 2036. Okay, crores in 2018-19. All right. So composition of export and imports had significantly changed. अब यहाँ पे जो composition था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, ये धीरे धीरे बदलने लगा था. प्लानिंग से पहले हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते थे? क्या एक्सपोर्ट करते थे? हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स को हम एक्सपोर्ट करते थे, मेनली इनपुट्स फॉर इंडस्ट्रियल आउटपुट या फिर रॉ मटेरियल. ओके, एंड इंपोर्टिंग फिनिश गुड्स. नाउ द पैटर्न इज ग्रेजुअली रिवर्सिंग. तो हम पहले क्या करते थे? रॉ मटेरियल्स और जो ऐसे गुड्स होते थे जिनसे प्रोडक्शन किया जाता है, इन गुड्स को हम प्राइमरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको हम वो एक्सपोर्ट करते थे और फाइनल गुड्स को हम इंपोर्ट करते थे. लेकिन धीरे धीरे ये प्लानिंग्स जैसे ही लगी उसके बाद में ये सारी चीजें रिवर्स हो गई. ठीक है, अब हम फाइनल गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं और जो हम जिन गुड्स की हमको जरूरत होती है, जो इस तरीके के गुड्स होते हैं, है ना, फिनिश गुड्स नहीं होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, उनको अब हम इंपोर्ट करने लगे हैं. ठीक है, तो ये जो कॉम्पोजिशन है ये भी काफी ज्यादा चेंज होने लगा था. द चेंज इन कॉम्पोजिशन इज सिग्निफिकेंटली मार्क द एरियाज ऑफ एक्सपोर्ट. वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स. अब हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? अब हम इतने ज्यादा डेवलप हो गए, इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं कि अब हम इंजीनियरिंग गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं. दिस इज अ साइन ऑफ इंडिया इमर्जिंग एज एन इंडस्ट्रियल नेशन. और ये एक बहुत बड़ा साइन है जिसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि अब हमारा कंट्री भी एक तरीके से इंडस्ट्रियल नेशन के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट होता जा रहा है. ओके, सो बच्चों, ये जितने भी पैरामीटर्स अपन ने यहाँ पे देखे हैं, ये सारे के सारे पैरामीटर्स सक्सेस को शो करते हैं प्लानिंग्स के. ओके, तो इन सभी पैरामीटर्स को, इन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद करना है, अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करना है और एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है. ऑलराइट, सो बच्चों, आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा. कहीं पे भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. साथ में ये भी जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा है. ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.